नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एडवांस कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने जो आज का जो पेपर हुआ है 30/6/2020 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा, उस पेपर का सॉल्यूशन लेकर। तो देखिए, हम आज के पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आपको एकदम सटीक विश्लेषण के द्वारा इस प्रश्न पत्र को हल करके बताऊंगा। आपने जिस प्रकार से पेपर हल किया है आप इससे मिलान कर सकते हो। आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा और अच्छे से अच्छे आपको प्राप्तांक प्राप्त हो। चलिए, आज का जो पेपर है उसका हल प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, आज का जो प्रश्न पत्र था, ये प्रश्न पत्र बहुत ही सरल प्रश्न पत्र बना था। शायद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी ध्यान दिया होगा कि विद्यार्थियों ने लॉकडाउन में हो सकता है पढ़ाई बाधित हो, इस कारण से पेपर बहुत ही ज़्यादा सरल था। तो देखिए, हम हल का प्रारंभ करते हैं। तो पहला अपना जो प्रश्न था वो देखिए 105 का वर्ग था निखिलम विधि से। अपना पेपर आप साथ में लेके बैठ सकते हैं। निखिलम विधि से जो पहला था उसमें देखिए निखिलम का जो वर्ग दिया हुआ है हमें, हम निखिलम में क्या करते हैं, आधार मानते हैं। तो निखिलम में 100 के पास में 105 है, तो इसका आधार हमारे पास 100 हो जाएगा। और विचलन हम देखते हैं, तो देखिए विचलन हम ज्ञात करेंगे। तो 105 में से 100 घटा देंगे तो हमारे पास देखिए 105 माइनस 100, तो जो प्राप्त होते हैं विचलन वो प्राप्त हो जाएंगे 0.5 को हम प्लस के लिख देंगे। देखिए हमने क्या किया, 105 में से 100 घटा दिया, हमारे पास विचलन प्राप्त हो गया 0.5। मैंने इसलिए लिखा है कि आधार में 2 जीरो है, आधार में 2 जीरो है। तो देखिए 105 हम हल करते हैं तो हमारे पास वर्ग जो होता है, स्क्वायर जो होता है निखिलम का, उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, देखिए विचलन का स्क्वायर, और यहाँ होता है संख्या प्लस से विचलन, संख्या प्लस से विचलन, संख्या प्लस विचलन। यदि हमारे पास उपादान अंक हो तो ये थोड़ा सा उपादान अंक चेंज कर लेते, लेकिन यहाँ नहीं है। विचलन का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर कर देंगे और दूसरे खंड में संख्या प्लस विचलन यानी कि 105 प्लस 0.5 ये जोड़ देंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और दूसरा जो ये जुड़ के हो गया 110। देखिए 25 और ये 110। मैंने क्या किया, 2 अंक थे तो इसको आगे नहीं भेजा, अंक को आगे नहीं भेजा है, 2 अंक थे 2 ही अंक रख लिया, ठीक है, 2 जीरो है आधार में, तो ये 110 यानी 11,025 इसका आंसर हो जाएगा। ये आप मिलान कीजिए, यदि आपके इतने उत्तर आए हैं तो ये प्रश्न सही है आपका, अन्यथा आपको इसमें कम अंक मिल सकते हैं। आइए, ये पहला प्रश्न मैंने वीडियो में पढ़ाया था, जब निखिलम की जो प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें भी ये प्रश्न पढ़ाया हुआ मेरा, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो आगे देखिए, जो दूसरा प्रश्न है वो समीकरण है एक इस प्रकार से दिया हुआ, देखिए 2 × x + 2 और बराबर 7 × x + 2। तो देखिए ये जो समीकरण दिया है इसमें हमें केवल ये लिखा है कि समीकरण को हल कीजिए, विधि का नाम नहीं दिया। तो हमें सबसे पहले तो इसमें विधि पहचाननी होगी। तो देखिए इसकी विधि जो है, विधि हमारे पास जो आई है इसकी कौन सी, सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। ये सूत्र शून्य साम्य समुच्चय का जो पहला नियम है वो है, देखिए पहला नियम हमें क्या कहता है कि यदि कोई उभयनिष्ठ खंड हो, दोनों पदों में, दोनों पक्षों में क्या उभयनिष्ठ खंड हो तो उसके बराबर शून्य रखते हैं। अर्थात देखिए यहाँ क्या है, x + 2 एक उभयनिष्ठ खंड है, अर्थात दोनों में उपस्थित है, उभयनिष्ठ खंड है। तो उभयनिष्ठ जो खंड हो उसके बराबर या उसके सामने क्या रखने पर, शून्य रखने पर x + 2 बराबर क्या रख देंगे, शून्य रख देंगे, तो हमें चर राशि का मान प्राप्त होता है। तो x + 2 उभयनिष्ठ खंड है, अतः क्या रख देंगे इसमें, x + 2 बराबर 0। x + 2 तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x बराबर -2। तो ये जो दूसरा प्रश्न था हमारा, उसका जो आंसर प्राप्त हो गया हमें x बराबर -2। देखिए इसमें हमें पहचान करना था कि ये कौन से प्रश्नावली का था। तो ये वैदिक गणित में शून्य साम्य समुच्चय का पहला नियम जो था हमारे पास, पहला अनुप्रयोग था, उसका ये सवाल है। हमने इस प्रकार से यहाँ देखिए एक रख के ऐसा एक सवाल किया था, जहाँ यहाँ 2 की जगह 1 था, सेम सवाल वापस ये आया है, देखिए रिपीट हुआ है। आगे बात करते हैं देखिए तीसरे प्रश्न के बारे में। तो तीसरा प्रश्न देखिए हमारे पास है कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 2 संख्या का गुणनफल। ये हमारा तीसरा प्रश्न प्रारंभ हो गया, 2 संख्या का गुणनफल, और हमें दिया हुआ है 12,960। इसके अलावा देखिए हमें में से दिया हुआ है, में से कितना है, में से हमें दिया हुआ है 18। हम जानते हैं, देखो विद्यार्थियों, हम जानते हैं, हमने पढ़ा था, हम जानते हैं क्या पढ़ा था कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है वो में से और लय से के बराबर होता है। अर्थात देखिए हमने ये जो बातें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी हमने कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2
संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है? लेस है इंटू में से के बराबर होता है। लेस है और में से का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ हमें दोनों संख्याओं का गुणनफल करके दे रखा है कितना? 12,960 बराबर लेस है गुणा में से। हमारे पास देखो लेस है नहीं दिया हुआ, लेस है हमें ज्ञात करना है, और में से हमें दे रखा है 18, महत्तम समापन हमें दे रखा है 18 है। तो हम क्या करेंगे? लेस है यहाँ रखेंगे और 18 का पक्षांतरण कर देंगे। तो देखिए ये जो हमारे पास है 12,960 और ये इस 18 का पक्षांतरण करेंगे तो 18 यहाँ आकर किस में बदलेंगे? ये बदलेंगे भाग में, ये बदल जाएंगे भाग में। तो देखिए मैंने 12,960 में इसका 18 का भाग लगाया तो जो लेस है प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 720 अर्थात देखिए आप इसमें 18 का भाग लगाओगे तो 720 प्राप्त होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा? लेस है हो जाएगा। देखिए आगे हम चौथे प्रश्न में बात करते हैं। आप अपना ये प्रश्न मिलान कीजिए, क्या आपके उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हुए थे? आपका हल इसी प्रकार का था, आप जांच कर सकते हैं। आगे देखिए हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 में। तो प्रश्न संख्या 4 त्रिकोणमिति में से लिया हुआ है, प्रश्नावली 6 में से। ये है 3 इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस 4 इंटू कॉस क्यूब 30 डिग्री। तो हम देखेंगे यहाँ पर 3 के 3 रख देंगे और कोस 30 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणी से लेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 माइनस 4 के 4 आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए दे रखा है गुणा में कोस 30 डिग्री है वापस, तो √3/2 का क्या कर देंगे? यहाँ पर क्यूब कर देंगे, क्यूब दिया हुआ है। तो देखिए 3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 √3/2 आ जाएंगे, माइनस 4 के 4 और √3 का क्यूब करेंगे अर्थात देखिए √3 इंटू √3 3 बार करेंगे, √3 से √3 गुणा होंगे 3 बन जाएंगे और √3 ये जो है ये सही रह जाएगा √3। फिर क्या होगा? देखिए 2 का क्यूब है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार? 3 बार किया, कितना आ गया? 8। कितना आ गया? 8। तो ये रख दिया देखो हमने 3√3/8। 4 के पड़े से काटेंगे तो ये 2 बार कट जाएंगे तो हमारे पास आ गया 3√3/2 माइनस 3√3/2। हम घटाएंगे, देखिए सेम संख्या यानी समान पद में से समान पद घटाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या होंगे? 0 प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए हमारा जो इसका उत्तर है वो कितना प्राप्त हो गया? 0 प्राप्त हो गया। ये हमारा कौन सा प्रश्न था? ये हमारा प्रश्न था चौथा। हम 4 प्रश्नों के हल कर चुके हैं विद्यार्थियों। जो 1 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं, छोटे प्रश्न चल रहे हैं, उनका हम हल कर चुके हैं। आप अपने प्रश्नों को मिलान करते चलिए, जिसका जो सही उत्तर आ रहा है उस पर आप अंकन नोट कीजिए। जैसे आपने चौथे प्रश्न आपका सही है तो ऐसे 1 नंबर लिख लीजिए। आप अपने अंक जोड़ के देखिए आप कितने नंबर बना रहे हैं, कितने अंक बना रहे हैं, आपके कौन सी डिवीजन बन रही है, निर्धारित करने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए हम करते हैं हल। सेक 36 डिग्री बटे कोसेक 54 डिग्री। ये हमारे पास है कोसेक 54 डिग्री और माइनस सेक 54 डिग्री बटे ये दिया हुआ है कोसेक 36 डिग्री। इसका हल प्राप्त करना है हमें। तो देखिए सेक 36 डिग्री हम इन दोनों पदों में से कोई एक पद बदल लेंगे तो हम नीचे वाला बदल रहे, देखिए 36 के 36 लिख दिए और कोसेक लिखेंगे तो कोसेक का कोसेक लिख दिया। 54 किस में से घटाने से प्राप्त हो सकते हैं? तो 90 वाला देखना है हमें, 90 से घटाकर किससे प्राप्त होते हैं? तो 90 माइनस 36 यानी 90 में से हम 36 घटाते हैं, 90 वाला थीटा लगाना है क्योंकि ये बदल के एक दूसरे का अपोजिट होता है तो बदलना है। तो देखिए 36 में 90 में से 36 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होंगे? 54 प्राप्त होंगे। यानी कोसेक जो है हमने क्या रखा है? कोसेक 54 ही रखा है लेकिन 90 में से 36 घटाकर रख दिया है। ठीक है, इसी प्रकार इसे भी लिख देंगे सेक 54 बटे कोसेक वापस लिखा है तो इसी को बदल देंगे। देखिए ऊपर वाला भी आप बदल सकते हो अपनी मर्जी से। कोसेक यहाँ मैंने लिख दिया है 90 माइनस 54, 90 में से 54 घटाते हैं तो क्या प्राप्त होते हैं? 36 प्राप्त होते हैं। वापस ये 36 ही है। अब देखिए सेक 36 का 36 हमने रख दिया और कोसेक यहाँ बदलेंगे। कोसेक हमारे पास यहाँ दिया हुआ है कोसेक, इसे देखिए 90, ये मानेंगे कोसेक 90 माइनस थीटा। ये थीटा जो बोल रहे थे, देखो थीटा किसका बोल रहे थे? देखो कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा के स्थान पर 36 है, कोसेक 90 माइनस थीटा। और आपको याद होगा कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? सेक थीटा। थीटा की जगह थीटा आया है यहाँ देखिए, तो यहाँ कोसेक की जगह क्या बन रहा है? सेक। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। थीटा की जगह क्या है? 36 माइनस, ये भी इसी प्रकार से हो जाएगा कोसेक 54 बटे सेक 54 बटे कोसेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक की जगह चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सेक 54 डिग्री। ये देखो सेक 36 भाग लगाएंगे, सेक 36 में सेक 36 का 1 माइनस इसमें भी भाग लगाएंगे तो 1 से
1 घटा तो क्या आ गया 0। तो त्रिकोणमिति के हमारे पास जो दोनों प्रश्न थे दोनों में ही उत्तर जो प्राप्त हो रहे थे हमें इसमें 0 0 ही प्राप्त हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, देखिए ये हमारा प्रश्न जो था पांचवा प्रश्न हमने हल कर लिया, त्रिकोणमिति का पांचवा प्रश्न हमने हल कर लिया। ये त्रिकोणमिति से 7.2 से आया है। अब देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, छठा प्रश्न हमें दिया है त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ, त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित कहते हैं समदूरस्थ बिंदु लिखिए। ये बिंदु प्राप्त करना है। देखिए तो हमें केवल एक नाम लिखना है। यहाँ पर मैं आपको पहचान करा देता हूँ। देखिए इसके त्रिभुज के शीर्षों से, ये त्रिभुज हो गया हमारा, ये इसके शीर्ष हो गए, इससे समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो देखिए ये और ये इन दोनों का समद्विभाजन, ये दोनों बिंदु है, ये दोनों बिंदु इन दोनों से समान दूरी पर देखते हैं तो हम इस रेखा का क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे, तो ये प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार से इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे, ये प्राप्त होगा, इस रेखा का समद्विभाजन करेंगे, ये बिंदु जो प्राप्त होगा। ये बिंदु क्या कहलाता है, ये बिंदु हम देखिए जब हम भुजाओं का समद्विभाजन करते हैं, तो हम यहाँ इस प्रकार का एक वृत्त बनाते हैं और इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। तो त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु होता है उसका नाम क्या होता है, परिकेंद्र होता है। क्या होता है, परिकेंद्र। त्रिभुज के शीर्षों से समदूरस्थ जो बिंदु है उसका नाम परिकेंद्र होता है। साथ में देखिए मैं एक प्रश्न और भी आपको बताता हूँ, इसका उत्तर तो परिकेंद्र हो गया छठे प्रश्न का, बोर्ड ने जो पूछा है। इसके अलावा देखो मान लो ये आपको यदि ऐसे ये शीर्षों से समदूरस्थ पूछा है तो आपको क्या पूछे, भुजाओं से समदूरस्थ भी पूछ सकता है, उस समय अंतः केंद्र हो जाता है। चलिए उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो हम छठा प्रश्न हल कर चुके हैं जिसका उत्तर प्राप्त होगा हमें क्या होगा, परिकेंद्र। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न आए। देखो एक नंबर छोटा सा नाम लिखने से आपको 1 नंबर मिल जाता है। देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से हमें 7वां प्रश्न जो दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, हमें एक वृत्त दिया हुआ है, वृत्त जिसमें ये दिया हुआ है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है और केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर, ये केंद्र से दूर चले गए कितने, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बिंदु P ले लिया, ये O है और ये A बिंदु मान लेते हैं। तो इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां से इस बिंदु से स्पर्श रेखा ये जो खींची गई इसकी लंबाई ज्ञात करते हैं। तो हम देखिए हम जानते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या यहां लिखेंगे, त्रिज्या, चूंकि त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या क्या करती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, समकोण बनाती है। अतः क्या बन गया, देखिए AOP त्रिभुज, AOP एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हमारे पास 2 भुजा हो तो एक भुजा और ज्ञात करनी हो तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। अतः AOP एक समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम बात कर रहे हैं किसकी, पाइथागोरस प्रमेय की। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग कब करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करते हैं जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हो, 2 भुजा दी हुई हो, एक ज्ञात करनी हो। तो हमारे पास देखिए AP हमें ज्ञात करनी है तो AP स्क्वायर, यानी आप इसे लंब कह सकते हो, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मैं इसे लिख देता हूं, देखिए कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। AP को मैं यदि लंब कहता हूं या आधार भी आप कह सकते हो, लंब स्क्वायर। ठीक है, तो हमें AP ज्ञात करनी है तो ये लिख दिया AP स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पर, 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार हमारे पास यहाँ पर है 5 स्क्वायर। देखिए AP स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर 169 होता है और 5 का स्क्वायर 25। हम AP का इस स्क्वायर का पक्षांतरण कर देंगे, इसको देखो हम घटाएंगे तो ये हमारे पास 144 प्राप्त हो गए और 144 का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास AP का जो मान हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमारे पास इसका जो मान प्राप्त हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। मिलान कीजिए अपना उत्तर, क्या आपकी पाइथागोरस प्रमेय सही थी? यदि आपकी पाइथागोरस प्रमेय सही थी तो हमारा उत्तर जो प्राप्त हुआ है हमें 12 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ है। देखिए ये अक्सर मान आते ही रहते हैं, जिसने देखिए कक्षा में अभ्यास किया है उनको ये प्रमेय की जो ट्रिक है या पाइथागोरस ट्रिक है यही याद रह जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 8वें प्रश्न की हम बात करते हैं। 8वें प्रश्न में ये प्रायिकता का एक प्रश्न आया है, बहुत ही सरल प्रश्न। देखो इसमें एक पासे को फेंकने पर एक ही बार फेंका है, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। देखो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता क्या है, तो ये जो एक पासा फेंकते हैं तो हमारे पास जो संभावित परिणाम होते हैं पहले तो वो देख लेते हैं। संभावित
परिणाम जो होते हैं पासा फेंकने पर वो कौन से थे, 1 2 3 4 5 6, ये संभावित परिणाम होते हैं। 4 से छोटे कौन से हैं, तो ये हमें 4 से छोटे ये मिलेंगे, यानी कितनी संख्या है, 3 संख्या है। तो देखिए 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता, 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता हम जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रायिकता का सूत्र लिखेंगे। प्रायिकता का सूत्र होता है क्या, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। देखिए सबसे पहले अनुकूल स्थिति किसकी चाहिए, अनुकूल स्थिति चाहिए हमें 4 से छोटे अंक की। यहाँ लिखेंगे कि 4 से छोटा अंक आने की अनुकूल स्थिति 4 से छोटा अंक आने की अनुकूल स्थिति हमारे पास 3 है। तो हमें जो प्राप्त हुई है वो संख्या कितनी है, 3, और कुल स्थिति जो है वो कितनी है, 6। छोटा करके लिख सकते हैं इसे, 3 के पढ़े से छोटा कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगे 1/2। तो देखिए ये हमने 8वां प्रश्न हल कर लिया है। प्रायिकता का प्रश्न था, छोटा सा प्रश्न था पासे का, मैंने पासा पूरा पढ़ाया था आपको। आपने प्रायिकता के यदि वीडियो देखे हैं तो चलिए आगे मिलान कीजिए। सरल सा प्रश्न था, आपने हल कर लिया होगा। ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, ये सड़क सुरक्षा से आया है, PUC। मैंने कक्षा में ये बहुत बार बताया था। देखिए ऑफलाइन कक्षाओं में मैंने बहुत बार बताया था PUC का नाम क्या होता है। PUC वाहनों के लिए दिया जाता है, उनका प्रदूषण स्तर जांच करने के लिए। तो देखिए इसका पूरा जो नाम होता है, हमें केवल पूरा नाम पूछा है तो पॉल्यूशन, P से पॉल्यूशन हो गया, और U से अंडर कंट्रोल, और C से सर्टिफिकेट, C से हो जाएगा सर्टिफिकेट। तो कई विद्यार्थियों ने हिंदी में इसके नाम लिखा है, तो हिंदी में भी इसका हो जाएगा, देखो प्रदूषण नियंत्रण, और सर्टिफिकेट का हो गया प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र। आपने इंग्लिश में लिखा है तो भी सही है, हिंदी में लिखा है तो भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। आप इस प्रकार से इसका ये जो हमारे पास जो प्रश्न था 9वां प्रश्न हम हल कर चुके हैं, PUC का पूरा नाम। आगे देखिए 10वें प्रश्न में आते हैं हम। 3 मिनट में पहला, 6 मिनट में दूसरा, 9 मिनट में तीसरा यातायात सिग्नल पार करती है एक कार जो है वह 13वां सिग्नल पार करने में कितना समय लेगी। तो देखिए ये जो पहला सिग्नल है 3 मिनट में पहला सिग्नल, पहला 3 मिनट, और देखिए मैं सीधी इसकी AP लिख लेता हूँ, आप प्रश्न पत्र में देख लीजिए अपना। तो AP में जो पहला है वो 3 है, दूसरा है वो 6 मिनट का है, तीसरा है वो 9 मिनट का है। इस प्रकार से AP बनती जाती है। हमें 13वां सिग्नल पूछा है, अर्थात देखिए A का मान यानी प्रथम पद जो हमारे पास है, प्रथम पद A बराबर, सबसे पहले क्या लिखा है 3, सार्व अंतर, सभी का अंतर क्या है वो देखेंगे, सार्व अंतर को D कहते हैं। ये D जो हमारे पास है सभी का अंतर, D में से भी निकाल सकते हैं, A2 - A1 कहते हैं। तो दूसरे में से पहला घटा लेंगे, 6 - 3 बराबर 3। अच्छा आप ये से भी घटा सकते हो, इसमें भी ये घटा सकते हो की बात है, वो आप कक्षा में पढ़ चुके होते हैं। सार्व अंतर हो गया। अब हमें देखिए यहाँ 13वां पद पूछा है, अर्थात nवां पद पूछा है। क्या पूछा है, सॉरी nवां पद दिया हुआ है, nवां पद पूछा है, और 13वां पद जो n जो है हमारे पास वो दिया हुआ है। पदों की संख्या दी हुई है हमें, पदों की संख्या n बराबर हमें दिया हुआ है 13, अर्थात हमें 13वां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद, यानी कि आपको 13वां पद ज्ञात करना है an, ठीक है। तो an का जो सूत्र होता है हमारे पास, an बराबर a + n - 1 × d होता है। an a में यहाँ रखूंगा और यहाँ मैं रखूंगा कौन सा, देखिए 13वां सिग्नल कितने समय में पार करेगा, हमें an का मान ज्ञात करना है। तो an में यहाँ लिख देता हूँ 13वां। a का मान देखिए, a का मान हमारे पास है 3 + n - 1, n कितना था, n हमारे पास यहाँ पर है 13 - 1 इंटू d हमारे पास है, देखिए d हमारे पास 3, a 13वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। और तो ये 3 हो गया, यहाँ घटाएंगे तो 12 × 3, 12 को 3 से गुणा करना होगा पहले, 36, और ये 3 जोड़ देंगे तो a 13 जो हमें प्राप्त हो जाएगा, a 13 बराबर 39, यानी कि जो 13वां सिग्नल है वो 39 मिनट में पार कर लेगी कार। अब आइए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। ये हमारा प्रश्न संख्या 10 हो चुका, जो 5वीं प्रश्नावली अर्थात AP से दिया हुआ था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जिसका आप मिलान कीजिए, उसके उत्तर आ रहे हैं
तेरहवां पद जो है वो 39 आ रहा है। अब देखिए कई विद्यार्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई प्रश्न गलत भी हुआ था इसका मतलब ये नहीं है कि आप फेलियर हो, आपने प्रयास अच्छा किया है, कोई बात नहीं। 1-2% देखो बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो अब डिप्रेशन देके हो सकता है थोड़ा बहुत हो, तो गलत हो गया तो कोई बात नहीं, आपको बाकी अच्छे नंबर मिलेंगे। आगे बात करते हैं, देखिए सूत्र परावर्तन आधारित, और जिसका देखिए ऐसा भी होता है कई बार आधा % गलत हो जाता है, आधा % सही हो जाता है, तो इस प्रकार से विद्यार्थी जो आधा % सही करते हैं बोर्ड उसमें भी आपको अंकन देता है, चाहे उसमें आधे ही नंबर दे लेकिन देता जरूर है। तो आप इस प्रकार से बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है आपको किसी प्रकार की। इतना सरल पेपर आया, आपने अच्छा किया है, और कुछ का थोड़ा सा पेपर थोड़ा बहुत खराब भी हुआ है तो इतनी फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपने एक एग्जाम दिया है, आपने वो जीवन का एग्जाम नहीं दिया है, एक परीक्षा दी है 10वीं क्लास की, तो निराश होने की बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आइए बात करते हैं, देखिए अगले प्रश्न की। हमारे पास प्रश्न संख्या है 11। सूत्र परावर्तन आधारित विधि से निम्न को हल कीजिए। हमारे पास परावर्तन का भाग है, परावर्तन का भाग, देखिए परावर्तन का भाग हम भाग जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 14,885, इसमें भाग दे रहे हैं कितने का, 123 का। देखिए ये जो परावर्तन है उसमें भाग देते हैं तो हम इस प्रकार से 3 खंड बनाते हैं, और पहला खंड ऐसे लिखते हैं इसमें, और इसमें भी क्या माना जाता है, आधार माना जाता है। तो आधार हम इसका मान लेंगे कितना, 100, आधार मान लेंगे 100 123 से। और जो संख्या है हमारे पास ये देखिए 14,885 थी, 3 अंक अंदर रख लेंगे और 2 अंक हमें 2 जीरो के आधार पर क्या निकाल देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये हमने 2 अंक बाहर निकाल दिए। अब देखिए हमें यहाँ क्या प्राप्त करना होता है, विचलन प्राप्त करना होता है। तो विचलन हम प्राप्त कर लेंगे, देखिए 123 में से हम 100 घटा देंगे तो हमारे पास जो विचलन प्राप्त हो जाएगा वो 23। और परावर्तन में हम क्या करते हैं, परिवर्तित अंक प्राप्त करते हैं, तो वो परिवर्तित अंक क्या हो जाएगा, इसका अंक यानी जो चिन्ह है वो परिवर्तित कर देंगे, ऋणात्मक ले लेंगे। तो ये 2 3 हम क्या लिख देंगे, ऋणात्मक लिख देंगे। अब इस विचलन का कोई काम नहीं है, हमें केवल इन्हीं से देखना है। तो देखिए क्या करेंगे, एक को जैसे एक वैसे उतार लिया एक बार, और एक को फिर 2 3 से गुणा कर देंगे, जो ऋणात्मक संख्या है परिवर्तित अंक है उससे गुणा कर देंगे। तो 1 को 2 3 से गुणा किया तो 23 एकम 23, ये 23 हो गया। पहला अंक छोड़कर आगे वाले अंकों के नीचे लिख देंगे ऐसे 2 और 3, 4 में से 2 घटाए तो हमारे पास ये 2 प्राप्त हो गया। 2 को फिर वापस गुणा कर देंगे 23 से, तो 23 दूनी 46, आगे का अंक फिर से एक अंक और छोड़कर ऐसे लिख देंगे 4 6। फिर देखिए 8 में से ये घटाएंगे 3 और 4 7, माइनस के इसलिए घटाएंगे, प्लस के होते जोड़ देते, 3 और 4 7 हो गए, 7 1 8 में से घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 को वापस 23 से गुणा करेंगे तो ये 23 हो गया, माइनस का घटाएंगे, अंतिम अंक के नीचे चला गया, पूरा घटा लेंगे। देखिए 5 में से 3 गया तो ये 2 बच गया, और 8 में से ये 8 गए, 0 बच गए। अर्थात जो भागफल जो हमें प्राप्त हुआ है वो तो 121 प्राप्त हुआ है, और जो शेषफल प्राप्त हुआ है वो 0.2 प्राप्त हुआ है। देखिए हमने ये 11वां प्रश्न हल कर लिया है। अब बात करते हैं हम, अब देखिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये है 12वां प्रश्न। हमारे पास जो संख्या दी हुई है वो 7/80 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, शांत या अशांत बताना है। तो शांत या अशांत बताने का सबसे जो तरीका होता है वो देखिए 80 का हम क्या कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 80 के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं वो 2 की घात 4 इंटू 5 अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। अब मैंने आपको बताया कि यदि जो हर है वो 2 इंटू 5 के रूप का हो, देखिए ये मैं सीधा ही कह देता हूं शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। क्योंकि हर जो है 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप का है, इसलिए ये शांत है। अब शांत क्यों, मैं आपको थोड़े समझा देता हूँ। देखिए 2 और 5 यहाँ दोनों है, अर्थात जब आपके पास हर जो है वो 2 की घात कुछ भी हो, घात पर निर्भर करता है, 2 5 में से हो, 2 हो 5 हो, या 2 और 5 दोनों ही हो, तो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो। मैंने यहाँ n लिखा है, मतलब घात से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 और 5 हो या दोनों में से कोई एक हो तो के रूप का हो, तो वो क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है। और इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या, इनके अलावा कोई अभाज्य संख्या आ जाए, जैसे 3 आ जाए इनके गुणा में, 7 आ जाए, तो वो क्या होती है, अशांत आती है। और कोई अभाज्य संख्या हो तो वो अशांत बनाती है। तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। अब शांत है तो दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है इसका, बिना विभाजन प्रक्रिया का उपयोग किए हुए। देखिए यहां हम ज्ञात करते हैं इसका दशमलव प्रसार यानी दशमलव, इसमें दशमलव भाग करते हैं, दशमलव का अंक ज्ञात करते हैं, लेकिन भाग नहीं देना है। तो क्या करेंगे, वापस ये लेंगे 2/2 की घात 4 इंटू, देखिए 5 हमारे पास एक ही है, 5 की घात 1 ही है, तो इसको समान घात बनाएंगे तो 5 की घात 3 रख लेंगे तो 5 की घात 4 हो गई। अब 5 की घात 3 हमने यहाँ हर में लिखा है तो अंश में भी हमें 5 की घात 3 लिखना पड़ेगा। अर्थात हमारे पास है कि 7 इंटू ये 5 की घात 3 का हल होता है 125, और बट्टे यहाँ 2 की घात 4 भी है, 5 की घात भी 4 है। तो घातांक नियम अनुसार देखिए हमारे पास क्या होता है कि a की घात
a की घात m और इंटू b की घात भी m हो तो हम क्या करते थे, ab को गुणा करके उनके घात m लगा देते हैं। तो हमने 2 और 5 को गुणा कर देंगे 10, 10 के घात हम 4 लगा देंगे। अब देखिए 7 को 125 से हम गुणा करते हैं तो हमारे पास 875 आते हैं, ठीक है। और हमें 10 की घात 4 भाग में लिख देते हैं। 10 की घात 4 का मतलब हो गया 4 जीरो है, 4 अंक गिनकर भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास 5, 7, 8 और 3 अंक हो गए तो एक जीरो लिख लेंगे, 4 अंक और ये लगा दिया दशमलव। तो ये हमारे पास दशमलव प्रसार आ गया 0.0875। ये हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, दशमलव प्रसार प्राप्त हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। चलिए अगले प्रश्न का रुख करते हैं। तो हमारे पास प्रश्न संख्या है 13 प्रश्न में है 14 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्याखंड r बराबर हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। देखिए मैं इसे शॉर्टकट थोड़ा लिख रहा हूँ। और जो थीटा का मान दिया हुआ है वह है 90 डिग्री। लघु वृत्तखंड के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई, लघु वृत्तखंड का जो कोण है वही हमें दिया हुआ है 90 डिग्री। देखिए त्रिज्या ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटे 180। पाई का मान हमारे पास क्या है 22/7, आर का मान है हमारे पास 14 है, थीटा का मान हमारे पास 90 दिया हुआ है और बटे में 180। 0 से 0 काट दिया, 9 के पढ़े से 9 दूनी 18, 7 के पढ़े से 7 दूनी 14 और 2 से 2। जो उत्तर प्राप्त हो गया हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, चाप की लंबाई जो प्राप्त हो गई वो हो गई 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर। बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न आए हैं, एकदम से छोटे प्रश्न आए। देखिए ये 13वां प्रश्न भी एकदम छोटा सा प्रश्न था। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की तरफ से चलते हैं। आप अपने प्रश्नों के अंकन कीजिए, उन्हें गिनते चलिए, अंक गिनिए कितने अंक बनाए आपने। देखिए 14 प्रश्न जो है वो है व्यास दिया हुआ है हमें किसका, शंकु का। शंकु की त्रिज्या मैं सीधा लिख रहा हूँ, त्रिज्या व्यास 14 दिया हुआ है तो त्रिज्या हमारे पास 2 का भाग लगाएंगे तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। सॉरी यहाँ मीटर दिया हुआ है। और तिर्यक ऊंचाई जो है 25 मीटर है। तिर्यक जो ऊंचाई होती है वो होती है एल। तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो होती है एल। एल हमें दी हुई है 25 मीटर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र देख लीजिए, पाई आर प्लस एल होता है। पाई का मान 22/7, आर का मान 7, आर का मान फिर से 7, एल का मान हमारे पास कितना है 25। 22/7 इंटू 7 और जोड़ेंगे तो ये 32 हो जाएंगे। 7 से 7 काट देंगे और 32 को जब गुणा करेंगे तो ये हमारे पास उत्तर जो प्राप्त हो जाएंगे 704 मीटर स्क्वायर। ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न में। देखिए फटाफट से अमल कर लेते हैं। देखिए ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, जल्दी से आपको हल करवा दूंगा। 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न देखिए 8 मीटर ऊंचे खंबे, ये खंबा हो गया आपका 8 मीटर का खंबा हो गया। एकदम सटीक जो आपको आंसर है वो मिल रहे हैं। देखिए एक इस पर क्या है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है और ये जो 10 मीटर दूर दृष्टि रेखा से दृष्टि रेखा के आगे आता है, देख सकता है। यहाँ देखिए थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ आपको ये देखना है, इसी से दृष्टि रेखा, इसी से होती है दृष्टि रेखा यहाँ बनेगी तो ये हो जाएगी 10 मीटर। ये 10 मीटर है, ये 8 मीटर है, ये 10 मीटर है। और ये पूछा है कि खंबे के चारों ओर परछाई द्वारा निर्मित वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये खंबे के चारों, ये खंबा था, इसके चारों ओर हम देखेंगे। देखिए मैं इसको ये पहले ये ज्ञात कर लेंगे। किससे ज्ञात करेंगे, खंबा देखिए 90 डिग्री पे होगा तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको आधार ज्ञात करना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसका नाम देता हूँ। देखिए ABC तो यहाँ दे दिया मैंने AB का स्क्वायर बराबर, ये हमने पाइथागोरस प्रमेय अनुसार देखिए 10 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ज्ञात कर लिया। तो AB बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो गया और पक्षांतरण कर देंगे तो ये अंडर में बदल जाएगा। और इनका जो वर्गमूल है देखिए वो कितना प्राप्त हो गया 36 का वर्गमूल। और AB बराबर जो हमें प्राप्त हो गया वो हो गया 6 मीटर। ये 6 मीटर। अब देखिए यदि आपको वृत्ताकार, जैसे इसके चारों ओर वृत्त है तो इस प्रकार से होगा, इसके इस प्रकार से होगा, मतलब जो केंद्र है वो यही रहना है और त्रिज्या जो ये रहनी है। तो त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई 6। देखिए ये जो छाया है इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर ज्ञात करेंगे। जो इस प्रकार से हम खंबा मानते हैं तो इसके चारों ओर की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगी। तो पाई का मान 3.14% में हमें दिया हुआ है यहाँ पर। और आर जो हमारे पास प्राप्त हुई है वो कितनी हुई है, 6 इंटू 6 तो ये 3.14। इसको हमें गुणा करना है कितने से, 36 से। कितने से गुणा करना है, 36 से। तो देखिए हमारे पास जो इसके गुणनफल प्राप्त होते हैं वो 113.04 मीटर स्क्वायर। देखिए आप गुणा करके थोड़ा चेक कर लेना प्रत्येक प्रश्न को। कई बार क्या होता है गुणनफल मैंने ये तेजी से हल किया है तो गुणा जो गलत हो जाए तो आप चेक कर लेना, शायद मेरे ख्याल से इतने आने चाहिए। देखिए फिर से आगे के प्रश्न में आते हैं।
तो अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ शून्य ज्ञात करने के लिए देखिए हम इसका गुणनखंड करेंगे। ये माइनस के 15 ये मैंने लिख दिए। इस प्रकार के खंड होने चाहिए, दो संख्या इसी प्रकार के होने चाहिए कि उनको गुणा करने पर 15x स्क्वायर आए, जोड़ने या घटाने पर माइनस के 2x आए। तो ये मैं ले लेता हूँ माइनस के 5x और प्लस के 2x। देखिए इनको घटाते हैं तो माइनस के 2x बचे, गुणा करते हैं तो 15x स्क्वायर हो जाता है। हम क्या करेंगे, इन दोनों दो खंडों में से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर x है, इसमें कॉमन x है तो इसमें भाग लगाएंगे, x माइनस 5 आ जाएगा, इसमें भाग लगाएंगे प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ देखिए x माइनस यहाँ पे मुझे 3 लेना था तो घटते हैं तो 2x बचते हैं। ये मैंने 3 यहाँ पर कॉमन ले लिया तो प्लस के 3 ले लिए, यहाँ x बच गया और 5 3 15 3 बार ये माइनस है। आगे देखिए x माइनस 5 फिर से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 5 जो बचेगा दूसरे ब्रैकेट में वो क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं बीच में वह लिख देता हूँ या तथा लिख देता हूँ। तो x बराबर देखिए दोनों के बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बराबर 0 0 चल रहा है, देखिए ये बराबर क्या चल रहा है 0 0, ठीक है। तो हम क्या रखेंगे, x बराबर ये 0 रखते हैं, x माइनस 5 बराबर 0 तथा ये लिख देंगे x प्लस 3 बराबर की क्या लिख देंगे 0। पक्षांतरण करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा 5, और यदि हम इसका पक्षांतरण करते हैं तो दूसरा जो शून्य प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है x बराबर -3। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ भी हमें इनकी जांच भी करनी है, सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच के लिए मैं यहाँ एक सूत्र प्रयोग करता हूँ, वो हो गया देखिए एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये जो सूत्र प्रयोग करते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस शून्य को, एक्स की जगह देखिए यदि कोई टी वगैरह पी वगैरह कुछ होता तो वो भी रख देते। एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, शून्य देखिए हमारे पास कितने योग, ये योग कर लेते हैं शून्यकों का। तो प्लस के तो 5 है और इसमें प्लस के माइनस के 3 जोड़ने हैं तो कितने हो गए, प्लस के 2 बच गए। और इनका गुणनफल कर लेते हैं, ये हमारे पास गुणन प्राप्त हो जाता है। तो देखिए गुणन 5 इंटू माइनस के 3 बराबर माइनस के 15। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग हमारे पास 2 है तो ये 2 और गुणा में इसके शून्यकों का योग ब्रैकेट इंटू एक्स होता है इसमें, तो ये रख दिया एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल हमारे पास कितना है 15, माइनस के 15, माइनस और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 15 बराबर 0। तो ये हमारे पास वापस यदि समीकरण आता है तो हमारा सवाल है जो क्या है सही है। ये हमारे पास क्या होगी, इसकी सत्यता की जांच हो जाएगी। आगे बात करते हैं, देखिए हम अगले प्रश्न में, अगला जो हमारा प्रश्न है वो प्रश्न संख्या 17 में हम बात करते हैं। देखिए कि समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद दिए हुए हैं। देखिए ये हमारे पास हो गया इसका दूसरा पद बराबर, दूसरे पद को हम कहते हैं a2 बराबर हमारे पास है 24 और दिया हुआ है तीसरा पद, ये हमारे पास हो गया इसका तीसरा पद यानी कि a3 बराबर हमारे पास है 28। कितना है 28। तो श्रेणी के 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास देखिए a2 a3 है, हमें d प्राप्त करना है। पहले सार्वय अंतर किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अगले पद में से पिछला पद घटा लो, अर्थात आप क्या कर लोगे a3 में से a2 घटा लोगे तो हमारे पास d प्राप्त हो जाएगा 28 माइनस 24 बराबर 4, d का मान आ गया 4। अब देखिए जो a2 है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, a2 बराबर होता है a प्लस डी, यानी a में हम d जोड़ देते हैं तो a2 प्राप्त हो जाता है। अब हमें देखिए a2 का मान हमें दिया हुआ है 24 प्लस a का मान 24 बराबर a का मान हमें नहीं दिया हुआ तो a की जगह a रख देता हूँ, d का मान 4 आया था। अब 4 का पक्षांतरण कर देते हैं हम तो 24 माइनस 4 बराबर a, और a बराबर जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा 20। अब हमारे पास a और d दोनों है तो 61 पदों का योग ज्ञात करना है। 61 पदों का योग जब ज्ञात करते हैं तो SN का सूत्र लगाते हैं, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से सूत्र का प्रयोग करते हैं। S61 हम 61 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं, n/2, n कितना है यहाँ पर 61 पदों का योग ज्ञात कर रहे हैं बटे 2 ब्रैकेट 2a 2 इंटू a हमारे पास आया था 20, ये इंटू 20 प्लस n माइनस 1 61 माइनस 1 और d का जो मान है हमें प्राप्त हुआ था यहाँ पर 4, ये हमने रख दिया 4। देखिए S61 बराबर 61 के 61 बटे 2 रख दिए हमने एक बार, और इनको गुणा करेंगे तो ये 40 प्राप्त हो गए। और ये देखिए कितने बचे 60 को फिर 4 से गुणा कर लेंगे 6 चौक 24 240 प्राप्त हो जाएंगे। और ये हमारे पास S61
बराबर 61/2 इंटू इनको जोड़ेंगे तो ये 280 और 2 के फड़े से काटेंगे तो 140 प्राप्त हो जाएंगे, 140 प्राप्त हो जाएंगे। और जब इनको गुणा करेंगे तो एस 61 का जो मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा 8540, 8540। ये एस 61 अर्थात 61 पदों का योग प्राप्त हो गया प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए मिलान कीजिए, आप इसको मिलान कीजिए अपने प्रश्न से। आपने यदि उत्तर आपको याद है या आप लिख के लाए हो, कई विद्यार्थी पेपर में लिख भी लेते हैं, देखिए, या फिर याद रह जाता है, हमें लगभग उनका उत्तर प्राप्त हो जाता है। आगे प्रश्न देखिए, 18वां प्रश्न बात करते हैं 18वें प्रश्न की। तो हमारे पास ऐसा दिया हुआ है कि 12 मीटर ऊंचा पेड़, ये 12 मीटर ऊंचा पेड़ है, ये टूट जाता है यहाँ से टूट जाता है। देखिए ये पेड़ टूट गया तो यहाँ से इस प्रकार से जमीन पर ये शीर्ष इसको जमीन पर छूने लगता है। तो जब शीर्ष जमीन को छूने लगता है तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा, अर्थात हमको यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच ज्ञात करनी है। हमें कुल जो पेड़ दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा तो जो था वो 12 था, यानी कि पेड़ की जो ऊंचाई थी, पेड़ की ऊंचाई कुल जो थी वो कितनी ऊंचाई थी, वो ऊंचाई हमारे पास थी 12 सेंटीमीटर, 12 मीटर। ये 12 थी तो हमने देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एच माना है, और ये कुल पेड़ की ऊंचाई है तो पूरी 12 है, तो ये 12 माइनस एच बच जाएगी। ठीक है, हम ये त्रिभुज बन गया समकोण, तो इसको नाम दे देते हैं ABC। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC हम बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ABC की हम बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में तो दो भुजा ये है हमारे पास, ये दोनों भुजा ले लेते हैं, तो ये H और ये बट्टे 12 माइनस H। देखिए H क्या है, लंब, और ये जो 12 माइनस H क्या है, ये एक कर्ण है, और लंब बटे कर्ण बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन थीटा होता है। H बटे 12 माइनस H, 12 माइनस H बराबर साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री रख देंगे, और H बटे 12 माइनस H बराबर साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। वज्र गुणा करेंगे इनको तो 2 गुणा H, 2H बराबर 12 माइनस H को 1 से गुणा करेंगे तो 12 माइनस H, H एक जगह करेंगे तो 2H, और H का पक्षांतरण किया तो H प्लस का हो गया, ये बराबर 12, ये 3H हो गए बराबर 12। H बराबर 12 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे तो H बराबर हो गया, देखिए 3 का भाग लगाएंगे तो H बराबर हमारे पास आ जाएगी 4 मीटर। H का मान जो प्राप्त हो गया हमारे पास वो हो गया 4 मीटर। अगले प्रश्न में देखिए, अगला प्रश्न हम बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास एक बार ये देखिए सिद्ध करने का प्रश्न आ गया। ये सिद्ध करने वाला प्रश्न हम बाद में हल कर लेते हैं। पहले देखिए आगे के जो कुछ प्रश्न है जो अंकगणित के रूप में है वो हल करते हैं। देखिए 23वां प्रश्न एक बार पहले हल कर लेते हैं हम। इसमें देखिए r जो है हमारे पास 21 सेंटीमीटर दी हुई है, और थीटा का मान जो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, केंद्र पर अंतर दिया हुआ है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये वाला भाग ज्ञात करना है, साइन थीटा। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर हमें 21 × 21 दी हुई है, और थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास क्या है 21 × 21 इंटू साइन 90 का मान सीधा रख देता हूं मैं। आप देखिए साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है, ये रख दिया मैंने। 0 से 0 90, 4 9 36, 7 21, 3 बार कट गए, ये 2 के बड़े से 2 बार कटेंगे और ये 11 बार कट जाएंगे। बचे क्या है 11 × 3 × 21/2, और यहाँ क्या बचे हैं 21 को 21 से गुणा करेंगे 441/2। आइए देखिए इनको गुणा करते हैं हम। 11 × 33 33, 11 × 3 33, 21 से गुणा करेंगे 693 प्राप्त हो जाएंगे, 693/2, और यहाँ 441/2। यहाँ देखिए ये जो है हमारे पास 2 2 कॉमन है, आधार कॉमन है, तो हम क्या करेंगे इनका लघुत्तम 2 ही रख लेंगे, और ये हो गया देखिए घटा लेंगे 693 से 441, तो हमारे पास जो प्राप्त हो गए वो 252 और 2 का भाग लगा देंगे इसमें, ये बट्टे वाला लघुत्तम वाला, तो ये हमारे पास हो गया 126, आधा कर देंगे इसका 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये प्राप्त हो गया हमारे पास इसे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न में। तो हमारे पास एक बेलन और एक गोला दिया हुआ है, ठीक है, ये आकार बदलने पर आयतन समान रहने वाला प्रश्न है। तो इसमें हम बात करते हैं किसकी, इसमें हम बात करते हैं एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या मैं बड़ा आर कह देता हूँ। गोले की त्रिज्या को बराबर कितनी है 9 सेंटीमीटर है,
और इसको पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 6 सेंटीमीटर ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। इसको पिघलाकर बेलन बना दिया जाता है। तो बेलन की जो त्रिज्या है, बेलन की त्रिज्या इसको छोटा आर कहते हैं 3 सेंटीमीटर, और बेलन की जो ऊंचाई है वो है 6 सेंटीमीटर। देखिए हम जानते हैं आकार बदलने पर क्या होता है, आकार बदलने पर आयतन समान रहता है। आकार बदलने पर आयतन समान रहता है। तो पहले क्या है, यहाँ पर गोला है, अर्थात पहले तो था गोले का आयतन। गोले का आयतन किसके बराबर हो गया, बेलन बना दिए बहुत सारे, इस एक गोले से बहुत सारे बेलन बना दिए, मतलब आप उनकी संख्या मान लो n, तो n बेलन का आयतन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, n बेलन का आयतन, n बेलन का आयतन प्राप्त हो जाएगा। देखिए गोले का जो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब बराबर यहाँ n गुणा पाई आर स्क्वायर h। हमें ये n ज्ञात करना है, तो n तो यहाँ रखेंगे, बाकी सबका क्या कर देंगे, पक्षांतरण कर देते हैं। देखो मैं यहाँ रखता हूँ, ये 4/3 का 4/3 रख दिया, पाई का पाई रख दिया, काट देंगे, और आर क्यूब, आर हमारे पास 3 बार रखनी है, 9 × 9 × 9, और यहाँ जो ये इसका पक्षांतरण करते हैं भाग में आते हैं, तो ये पाई का पाई रख दिया यहाँ पर, और आर स्क्वायर, इसकी आर कितनी है, इसकी आर हमारे पास 3 है, तो ये 3 × 3 रख दिया। एच इसकी कितनी है, एच देखेंगे तो 6 है, काटेंगे n प्राप्त हो जाएगा। देखिए पाई से पाई कट गया, 3 के फाड़े से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 के फाड़े से काटेंगे 3 × 3 = 9, 3 से फिर 3 कट गया, 2 के फाड़े से कटते 2 बार, और ये 3 बार, और 3 से 3 कट गया, 9 और 2 बचे, तो n बराबर 9 और 2 को गुणा करेंगे तो ये 18 जो हमारे पास बेलन है वो प्राप्त हो जाएंगे। क्या प्राप्त हो जाएंगे, 18 बेलन प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, तो 18 बेलन बनाए जा सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रायिकता का। अगला प्रश्न हमारे पास है प्रायिकता का। तो हम देखिए प्रायिकता में, प्रायिकता का जो प्रश्न है वो हम हल करते हैं। इसमें हमें पूछिए सफेद गेंद, सफेद गेंद हमें दे रखी है कितनी, 5, लाल गेंद हमें दे रखी है कितनी, 2, और काली गेंद हमें दे रखी है, काली गेंद हमें दे रखी है, वो दे रखी है 3। कुल गेंद कितनी हो गई वो देखेंगे विद्यार्थियों, 3, 2, 5, 5, 10 हो गई। कुल गेंद हमारे पास कितनी हो गई, 10 है। किस किस की प्रायिकता पूछिए, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद रिक्त स्थान होगी। पहला पॉइंट सफेद, तीनों पूछ लिए। देखो सफेद की प्रायिकता क्या होगी, सफेद की प्रायिकता अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। सफेद की अनुकूल स्थिति कितनी है, 5, 5 बटे कुल स्थिति 10 है, छोटा कर देंगे 1/2। फिर दूसरा जो पूछा है हमें वो पूछा है लाल गेंद की प्रायिकता। तो लाल की अनुकूल स्थिति कितनी है, 2, अनुकूल स्थिति 2 बटे कुल स्थिति 10, छोटा कर देंगे तो 2 × 2, 2 × 5 = 10। तीसरे में जो पूछी है वो पूछी है हमें किसकी, काली गेंद की प्रायिकता। तो काली गेंद कितनी है, काली गेंद हमारे पास है 3 बटे 10, काली गेंद हो गई 3 बटे कुल स्थिति 10। प्रायिकता का सूत्र रखना जरूरी है। ठीक है, सूत्र लिख देना आप। आगे बात करते हैं हम प्रश्न संख्या 26। ये हमारे पास आ गया ग्राफ, ये हमारे पास आ गया ग्राफ। देखिए ये ग्राफ का, इसी प्रश्न का मैंने वीडियो भी बनाया था, यही प्रश्न था हमारे एग्जाम्पल में। तो ये ग्राफ जो हमारे पास है वो है 4x - 5y = 20। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। देखिए 3x - 5y = 15। पहला जो समीकरण लेते हैं, ये 2 समीकरण हो गए। पहला जो समीकरण लेते हैं वो समीकरण 1 है। समीकरण 1 से हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए समीकरण 1 हम लेते हैं, तो देखिए समीकरण 1 हम देखते हैं, 4x - 5y = 20 था। समीकरण 1 से विभिन्न मानों से हम एक सारणी बनाएंगे, x, y, और यहाँ 0, 0 मान रखेंगे। x का मान 0, y का मान 0। एक बार x का मान 0 रखेंगे तो ये लिख दिया मैंने, x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर 4 × 0 - 5y = 20। यहाँ देखिए 0 से गुणा होंगे तो 0 हो जाएंगे, माइनस के 5y बराबर क्या बच गए, 20, y बराबर 20 बटे -5, और y बराबर 5 का भाग लगाएंगे तो माइनस के क्या प्राप्त हो जाएंगे, 4, माइनस के 4। ये y का मान -4। अब देखिए किसका रखना है, x बराबर 0 रख लिया, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर भी 0 रख लेंगे। तो देखिए यानी हमने x बराबर 0 रखा था, y बराबर 0 रखा है। y बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए 4 × x - 5 × 0 = 20। ये गुणा होंगे 0 हो जाएंगे, 4x बचेंगे तो बराबर क्या बचेंगे, 20। x बराबर 20 बटे 4 बराबर क्या प्राप्त हो जाएंगे, x बराबर क्या प्राप्त हो जाएंगे, 5 प्राप्त हो जाएंगे विद्यार्थियों। ये हो गए 5। ये पहली सारणी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी प्रकार से हम दूसरी सारणी बनाएंगे समीकरण 2 से। समीकरण
2 से हम दूसरी सारणी बनाते हैं। तो देखिए ये हमारे पास जो दूसरी सारणी बनी है उसमें भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। ये मैंने रख दिया x बराबर 0 रखने पर, x बराबर हम रख रहे हैं 0, x बराबर हम 0 रख रहे हैं। तो देखिए x का मान यहाँ हमने रख दिया 3 इंटू x यानी कि 0 माइनस 5 इंटू सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, मैंने ये पेपर्स में सही नहीं देखा था, तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। ये 0 यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस 5 गुणा y बराबर 15 रखा हुआ है, ये 0 से गुणा हो गया, खत्म हो गया। 5y बराबर 15 और y बराबर 15 में 5 का भाग लगाएंगे तो ये y बराबर आ जाएगा 3, y बराबर आ जाएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, ये 3 ये रख दिया, y का मान 3 आ गया, y बराबर अब 0 रखने पर y का मान इस बार 0 रख लेंगे। तो देखिए y बराबर 0 रख दिया हमने। अब ये समीकरण जो हमारे पास 3x माइनस प्लस 5 इंटू 0 बराबर क्या रखा, बराबर है हमारे पास 15, तो ये गुणा हो गया, खत्म। 3x बराबर 15, x बराबर 15 बटे 3 और x बराबर जो प्राप्त हो गया हमारे पास 5 प्राप्त हो गया, ये हमने रख दिया 5। देखिए ये हमारे पास दोनों सारणियाँ प्राप्त हो गई है, ये हमारे पास दोनों सारणियाँ प्राप्त हो गई है। देखिए ये बहुत ही मोस्ट जो प्रश्न था वो था, ये मैंने पहले भी मेरे जो वीडियो है, ग्राफ का जो वीडियो है उसमें सम्मिलित किया हुआ है, ग्राफ के वीडियो में यही प्रश्न मेरा सम्मिलित किया हुआ है। तो ये जो मैंने मोस्ट प्रश्न पढ़ाए थे उन्हीं में से बहुत सारे प्रश्न आ गए हैं। यदि आपने वो वीडियो देखे थे तो आपको आवश्यक रूप से फायदा जरूर हुआ होगा। आगे बात करते हैं। देखिए हम अगले प्रश्न में, सॉरी पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। देखिए तो ये हमारे पास ग्राफ प्राप्त हो जाएगा इसका। हमारे पास ये y है और ये x है। देखिए मैं इसको नंबर दे देता हूँ प्रत्येक खाने में, 1 2 3 4 ऐसे 4, और ये 5 भी रखना पड़ेगा, 4 और ये 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली जो सारणी थी हमारे पास, पहली सारणी मैंने मिटा दी है, एक बार देख लेते हैं। देखिए समीकरण था हमारे पास 4x माइनस 5y बराबर 20, ये सारणी थी हमारे पास। देखिए x और y, इससे देखते हैं तो हमने एक बार इसका मान 0 रखा था, एक बार इसका मान 0 रखा था। जब इसको 0 रखा था तो -5 का भाग लगाया तो माइनस का 4 आया था, और जब इसका 0 रखा था y का तो 4 का भाग लगाया तो 5 आया था। ठीक है, अब देखिए हम रखते हैं y का मान -4, ये -4 हो गया, और x का मान 5, x का मान ये 5 हो गया। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ये मिला दिया। इस पर एक समीकरण लिख देंगे। कौन सा समीकरण था ये हमारे पास था 4x माइनस 5y बराबर 20। अगला देखिए, अगला इस जो था उस अगली सारणी जो है हमारे पास 0 और 3, y का 3 है, ये y का हमारे पास 3 हो गया, और ये 5 0 है, वापस ये 5 0 यहीं पर प्राप्त हो गया, तो इसको मिला देंगे। तो देखिए ये यहाँ जो मिल रहा है, अर्थात हमारे पास जो ग्राफ में अंकित करने पर उत्तर प्राप्त हो रहे हैं वो x बराबर, देखिए यहाँ बिंदु प्राप्त हुए, x का मान तो जो 5 प्राप्त हुआ है, y का मान 0, y का मान 0 का मतलब है जो बिंदु है वो x वाली लाइन पर है, तो x वाली लाइन पर ये बिंदु है, अर्थात y का मान 0, x का मान है क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें एक जो प्रश्न पूछा है वो बढ़िया बात है। देखिए क्या पूछी इसमें पूछा है कि m का मान ज्ञात कीजिए, जहां क्या है 4x प्लस 3y बराबर है हमारे पास m। अब देखिए x y का जो मान प्राप्त हुआ है, x का मान कितना है 5, 4 इंटू 5 प्लस 3y, 3 इंटू y का मान 0 प्राप्त हुआ है, ये 0 बराबर m। देखिए ये 4 पंजे 20 प्राप्त हो जाएंगे, प्लस 3 को 0 से गुणा करेंगे, 0 बराबर m, और m बराबर जो हमें प्राप्त हो जाएगा वो कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। इसमें जो m का मान है वो भी 20 प्राप्त हुआ है। साथ में ये भी हल करना था, तो विद्यार्थियों आप एक बार के लिए ये प्रश्न जो है आप मिलान कर सकते हो, अपनी गलतियां इसमें चेक कर सकते हो। मैं जस्ट देखिए थोड़ी देर बाद में एक वीडियो और डालता हूं, उस वीडियो में मैं जो आगे के जो बच गए प्रश्न उनको भी आपको वीडियो सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि सारे विद्यार्थी जो है अपने प्रश्नों का मिलान कर सके। अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप अगले वीडियो तब तक के लिए आप इन सवालों का मिलान कीजिए। जल्दी ही मैं अगला वीडियो डाल रहा हूँ।